Hello everyone, this is Dr. Ranjana from Global Institute for Competitive Exams. I hope आप सब लोग ठीक होंगे। फिर से हम मिल रहे हैं वैसी ही कंडीशंस में, that is again COVID, all the colleges, institutes are closed. और मुझे पता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स भी आई और इलेक्शन टाइम चल रहा है। इसके साथ साथ कुछ एग्ज़ाम्स अवेटेड हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आफ्टर इलेक्शंस पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि इनफैक्ट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम फिर से दोबारा लिया जाएगा। इसके साथ ही कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट जो हैं वो एडवर्टीज़ हो चुकी हैं। एसएससी इज़ ऑलरेडी देयर और इसके अलावा आपके यूपीएससी तो खैर हर साल होना ही है। दैट मीन्स कि आपको अब अपने आप को बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल में कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही मंथ्स बाद डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस लॉट मैनी एग्जाम्स। और इस वजह से अब स्टूडेंट्स फिर से वही इश्यूज फेस कर रहे हैं कि घर बैठ के किस तरह से तैयारी करें। और आप सबको सपोर्ट करने के लिए मैं प्लान कर रही हूँ वीडियो लेक्चर्स को, और इसमें मैं आपको जनरल स्टडीज़ की कंप्लीट कवरेज दूंगी। और वीडियो लेक्चर्स में मेनली मैं लेके आ रही हूँ आपके सामने एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में मटेरियल। और सबसे पहले मैं प्लान कर रही हूँ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगता है, उनको मगअप करना मुश्किल लगता है। तो मेरी प्लान है कि हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की कवरेज करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जहाँ जहाँ जो भी समझाने वाली बात होगी वो मैं सब आपको समझाऊंगी। इसके साथ रिलेटेड ये सारा मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अब छोटी सी एक बात कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और कैसे ये वीडियोस लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम कवरेज करेंगे फ्रॉम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल एज फ्रॉम इवन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। और सेकेंड क्वेश्चन, कौन से स्टूडेंट्स? तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं उनको डेफिनेटली एक रिवीजन की ज़रूरत है, अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। तो उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स यूज़फुल हैं। एट द सेम टाइम जो अभी बिगनर्स हैं, इनफैक्ट उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन वीडियो लेक्चर से, क्योंकि अब ये देख के उनको समझ में आएगा कि उनको किस लेवल तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस वजह से मैं वीडियो लेक्चर्स को बनाते हुए सभी स्टूडेंट्स की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखूंगी। एंड आई विल ट्राई टू मेक दीज वीडियो लेक्चर्स बाइलिंगुअल। इसमें मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करूंगी, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट जो है वो ले सके। सो आज के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने जा रही हूँ एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया में हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ऑल्टरनेट डेज पे आपको एटलीस्ट एक वीडियो लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, बिकॉज आपको पता है कि लेक्चर्स को तैयार करते हुए, उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ को तैयार करते हुए इट टेक्स टाइम, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अगर आप उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने जा रहे हैं। तो इतना प्लीज़ आप मुझे में कोऑपरेट करिएगा कि अगर रेगुलर नहीं तो एटलीस्ट ऑन ऑल्टरनेट बेसिस आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस। और इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि सबसे पहले मैं जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, एट टाइम्स इवन साइंस भी आपकी कुछ जो है एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, करंट अफेयर्स, ये सभी एरियाज को लेके मैं वीडियोस बनाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज इज डिफाइंड एज द एज व्हेन द प्री हिस्टोरिक मैन began to use stone for utilitarian purposes। तो स्टोन एज की जो डेफिनेशन है उसमें हम किसकी बात करते हैं? प्री हिस्टोरिक मैन, राइट। प्री हिस्टोरिक मैन मतलब जहां पे कि हमें एग्जैक्टली कोई टाइम पीरियड नहीं पता जब ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व हुए। ओवरऑल अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो 4.2 मिलियन
ईयर्स बैक जो है हम इस टाइम पीरियड को जो काउंट करते हैं कि जब अर्थ इवॉल्व हुई और ह्यूमंस इवॉल्व हुए, स्पेसिफिकली द मॉडर्न फॉर्म ऑफ होमो सेपियंस, उसके लिए हम अराउंड 50,000 ईयर्स बैक जो है वो बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कौन सा पर्टिकुलर डे था जिस दिन होमो सेपियंस जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग ये इवॉल्व हुए। और आपको इतना तो पता होगा कि होमो सेपियंस की जो एवोल्यूशन है वो किससे हुई है, एप्स से हुई है। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में छोटी सी एक स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्स चिंपैंजीज है ना, आप सबको पता है। तो चिंपैंजीज जो हैं एप्स पहले इट्स लाइक मोर ऑफ के पेड़ों पे रहते थे। तो ये माना गया कि कुछ चेंजेस आई अर्थ के ऊपर जिसकी वजह से कि उनको ज्यादा प्लेन्स पे अब रहना पड़ा। तो प्लेन्स पे जब वो आए तब उनको किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, है ना, जैसे कि अगर पेड़ों पे रहते हैं, अगर ट्रीज पे रहते हैं तो एक ट्री से दूसरी ट्री पे मूव करते हैं, छलांग लगा के जाते हैं, ठीक है, उनको चलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब वो प्लेन्स पे आए तब उन्हें कोई भी चीज होल्ड करने के लिए नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से स्लोली जो 4 लिम्स का इस्तेमाल वो सिर्फ चलने के लिए ही मतलब करते थे, उसके अंदर कुछ बदलाव इस तरह से आए कि वो अब होमो इरेक्टस हो गए। होमो इरेक्टस मतलब कि उनके जो 4 लिम्स हैं उसका इस्तेमाल उन्होंने आर्म्स की तरह से करना शुरू कर दिया और वो 2 अपने हिंड लिम्स जो हैं उसके ऊपर ही उन्होंने चलना शुरू किया। ठीक, तो जब 4 लिम्स आपके फ्री हो गए तो उससे क्या हुआ, इससे फर्दर और जो कह लो कि चीजों के लिए वो इस्तेमाल करना शुरू कर पाए। तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो एप्स से होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस मतलब कि सीधे खड़े होना, सीधे खड़े होके अपने 2 लिम्स को टांगों की तरह से यूज करना और 2 लिम्स को आर्म्स की तरह से यूज करना। ठीक है, तो इस तरह से होमो इरेक्टस स्ट्रेट खड़े होना शुरू हुए और उसके बाद एवोल्यूशन हुआ होमो सेपियंस का। और होमो सेपियंस का मतलब जब हमारी जो स्कल है इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, राइट। तो इस तरह से हिस्ट्री को लेके आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, हिस्टोरियंस जो हैं, वो सबसे पहली एज जो है उसको वो स्टोन एज का नाम रखते हैं। अब स्टोन एज ही क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये पाया गया कि सबसे पहले हमने जो है मैन बिगन टू यूज स्टोन्स फॉर यूटिलिटेरियन पर्पसेस। तो स्टोन का इस्तेमाल जो है वो इंसान ने करना शुरू किया बहुत सारी चीजों के लिए। अब जैसे सबसे पहले ऑब्वियसली हम क्या थे, एप्स जो थे वो होमो सेपियंस बने। तो होमो सेपियंस क्या थे, केव ड्वेलर्स थे। केव्स मतलब कि गुफाओं में ही रहते थे, अभी ब्रेन ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या था, हंटिंग। हंटिंग के साथ साथ और क्या हो गया, फूड गैदरिंग। अब हंटिंग करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए आपके पास कुछ तो पावर के लिए टूल होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बॉडी पावर तो उतनी ज्यादा नहीं है। तो वो टूल्स, इंप्लीमेंट्स, ठीक है, तो उसके लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे, स्टोन्स का। तो क्योंकि हमें अपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर स्टोन्स के बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेशंस मिले हैं और वो स्टोन्स किस तरह से यूज हुआ, पहले क्रूड फॉर्म में यूज हुआ, फिर उसको हमने एक तरह से साइड्स को तिखा करके ब्लेड की तरह बना के उसको जो है वो यूज करना शुरू किया। तो जैसे जैसे ही हमारे टूल्स और इंप्लीमेंट्स जो हैं वो बेटर इवॉल्व होते गए, उसी बेसिस पे ही हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री के डिफरेंट इपोक्स का नाम रख दिया। सिंपल। तो इस तरह से स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक मैन जब डिफरेंट स्टोन्स को अपने इस्तेमाल में लेके आया, उस टाइम पीरियड के लिए डिनोट किया जाता है। देन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओवरऑल स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पैलेलियोलिथिक एज, या इसको हम ओल्ड स्टोन एज बोल देते हैं, मेसोलिथिक एज मिडिल स्टोन एज बोलते हैं, एंड थर्ड इज योर नियोलिथिक। नियो मींस न्यू स्टोन एज, राइट। सो इस तरह से 3 तरह के हमने बेसिक इपोक्स में इसको डिवाइड किया है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूं बेटा कि मैं इसमें आपको मटेरियल नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि इससे थोड़ा सा
बच्चों को कई बार लगता है कि हम डिटेल में जा रहे हैं या कैसे करें, वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले एमसीक्यूज लेकर आई हूं, और एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगी, प्लस मैं साथ साथ कुछ बेसिक चीजें एक्सप्लेन भी करती हुई चलूंगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस पर्टिकुलर एज में स्टार्ट की गई थी एज पर योर एक्सकेवेशंस। तो देखिए लोअर पैलियोलिथिक, क्योंकि पैलियोलिथिक को आगे फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, लोअर, मिडल, अपर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेसोलिथिक पीरियड, और इसका आंसर क्या है, दिस इज वेरी स्ट्रेट, मेसोलिथिक पीरियड। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ओवरऑल याद रखिएगा कि मेसोलिथिक पीरियड जो कि हमारी ट्रांजिशन है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हमने प्लांट्स को जो है वो समझ लिया था कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं, और इसके साथ साथ ही एनिमल्स को भी, ठीक है, हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। तो दिस इज योर मेसोलिथिक पीरियड। सेकेंड क्वेश्चन है, इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात पहले क्वेश्चन में आपकी आई है कि मेसोलिथिक में हुआ, तो मेसोलिथिक में अगर हम बात करें तो कौन सा पर्टिकुलर जो है वो एरिया जहां पे कि ये इसकी हमें एविडेंसेस अब तक मिली हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में आप याद रखिएगा, दिस इज आदमगढ़। आदमगढ़ के अंदर जो है वो हमें अर्ली एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मिले हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, that is from which one of the following sites bone implements have been found। तो bones जो है, bones की different usages, ठीक है, different implements जो बनाए जाते हैं, इसके लिए कौन सा एरिया जो है वो हमें मिला है, and that is महादा। महादा के अंदर जो है हमें बोन इंप्लीमेंट्स मिले हैं। महादा क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट, बहुत सारी मेसोलिथिक साइट्स हैं, उसमें से महादा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट लोकेटेड इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो कि यूपी में लोकेटेड है, एंड इज लोकेटेड 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम सराई नाहर राय। ये मैंने आपको क्यों दिया है, बिकॉज कई बार बेटा ऑप्शन में महादा नहीं होता, सराई नाहर राय होता है, या कई बार किसी ऑप्शन में दोनों ही दिए होते हैं, महादा एंड सराई नाहर राय। तो अगर अकेला आपको ये नजर आता है तो आप इसको भी टिक करके चल सकते हैं। तो दोनों को याद रखिएगा, चीजों को मैं बहुत सिंपल करके आपके सामने, सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए सभी के सभी, जनरली बार बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आए हैं, तो थोड़ा सा ही अगर आप कंसंट्रेट करें आपको लर्न हो जाएंगे, राइट। तो बोन इंप्लीमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमें महादा में मिले हैं, महादा आ जाए। अगर ये ऑप्शन ना हुआ तो सराई नाहर राय को भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर से जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही ऑप्शन दी हुई हैं, राइट, सी ऑप्शन भी दे रखी है और डी ऑप्शन अलग है। अगर ऐसा केस है वी विल गो फॉर महादा ओनली, राइट। लेकिन अगर महादा ना दिया हो तो फिर आप सराई नाहर राय को टिक करेंगे। अगर दोनों ही दिए हो एक ऑप्शन में तो दोनों ही करेंगे। क्यों, रीजन आपको एक्सप्लेनेशन में समझ आ रहा है, क्योंकि महादा जो है वो दैट इज इन यूपी एंड वेरी क्लोज टू सराई नाहर राय, तो बहुत ही क्लोज होने की वजह से, ठीक है, हम इन दोनों को भी काउंट कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज फॉर द क्वेश्चन ऑफ बोन इंप्लीमेंट्स। और इसके साथ ही लिंक्ड देखो, इस क्वेश्चन की वर्डिंग जो है वो इस तरह से भी हो सकती है, क्या कि बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट in India have been obtained from bone ornaments। तो implements ornaments hardly any difference, ठीक है। implements क्या है, tools भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, simply ornaments की बात आई है, लेकिन फोकस कीजिए bone के ऊपर, राइट। तो bone से बने हुए different implements या ornaments, तो ये हमें फिर से वही बात, बेस्ट ऑप्शन इज महादा, राइट। तो एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करूं, जब कभी भी हम MCQs की बात करते हैं ना बेटा, तो ऐसा नहीं होता कि देयर इज ऑलवेज 1-to-1 आंसर। ये नहीं होता कि सिर्फ यही इस चीज का आंसर है। एमसीक्यूज को करते हुए आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको सभी ऑप्शंस को वे करना होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जहां पे कि आपको एक स्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि हाँ, जब महादा दिस इज द बेस्ट वन, ठीक है, द बेस्ट इसका आंसर है। अगर ये ना हुआ तो फिर सराई नाहर राय है, मतलब अगर मान लो ये ऑप्शन ही ना हो, इसकी जगह पे कुछ और दिया हो, तो फिर हम सराई नाहर राय को करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं जिसका तो आंसर एक यही था, आप स्ट्रिक्टली नहीं कर सकते। तो आपको
थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने विजन को बेटर करना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एक चीज का एक ही आंसर है। और दूसरी बात ये एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज का मतलब क्या होता है बेटा? बाउंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाउंड क्वेश्चन मींस यू आर बाउंड टू चूज एनीवन अमंग द फॉलोइंग, इन्हीं में से ही एक आपको चूज करना ही करना पड़ेगा, जो भी आपको ऑप्शन दे रखी है। नन नहीं है, मोर देन वन नहीं है, तो इसका मतलब आपको जाना किसके लिए होगा? द बेस्ट के लिए। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में से कोई भी आंसर सही नहीं होता, तो हम उसमें कहते हैं कि द लीस्ट, कह लो कि जो द लीस्ट वर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो कम से कम खराब है, उसको भी हम सही काउंट कर लेते हैं। तो एमसीक्यूज को करते हुए आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे 1 to 1 आंसर नहीं होते। पढ़ते हुए थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ना चाहिए, सीधा ही ये नहीं कि आपने ऐसी, कई बार क्या होता है कि ऐसी प्रिपरेशन कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ही आपको नोट्स दिए होते हैं कि ये स्टेटमेंट है जी, ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है। बट इस तरह से तैयारी कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आप एक आंसर लर्न कर रहे हो किसी क्वेश्चन के साथ वही आपको ऑप्शन में भी नजर आए। तो यू आर टू गो इनटू लिटिल डेप्थ, थोड़ी सी डेप्थ, थोड़ी सी समझ के साथ आपको पढ़ना चाहिए। और एमसीक्यूज को करते हुए भी आपको ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आप इतना स्ट्रिक्टली चीजों को नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा आपको लीनियंट जो है वो होना पड़ेगा चीजों को हैंडल करते हुए, ये नहीं कि हर चीज का आंसर एक ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। तो इसका आंसर है नियोलिथिक एज। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीरियल्स को लेके मतलब प्लांट्स की जो समझ है हमें कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, हमें समझ आया सीड के बारे में, ठीक है। कहीं पे एक्सीडेंटली ये देखा कि सीड जो है वो सॉइल के अंदर गया और ये चीज होमोसेपियंस ने उस टाइम पे वॉच की कि यहाँ पे थोड़े टाइम के बाद एक छोटा सा प्लांट ग्रो हुआ, राइट। और फिर आगे चल के वो प्लांट जब बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली उससे फ्रूट्स जो हैं, फ्लावर, फ्रूट्स और ये सारी चीजें जो हैं वो ग्रो की। तो जब ये डिस्कवर किया ह्यूमन बीइंग ने, ये टाइम पीरियड एक्चुअली है मेसोलिथिक। तो मेसोलिथिक में हमने एक तरह से प्लांट्स को डिस्कवर कर लिया था। प्लांट्स की कह सकते हैं कि डोमेस्टिकेशन हो गई थी, राइट, कि हम समझ पाए थे कि प्लांट्स को हम खुद ग्रो कर पाए थे, किस तरह से सीड्स को अगर हम सो करें तो उससे प्लांट्स जो हैं वो निकलते हैं। इस बात की समझ ह्यूमन बीइंग्स को आ गई थी। और इसी वजह से 2 मेन चीजें याद रखिएगा, मेसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, ये दोनों स्टार्ट हो गई थी। और साथ ही आप ये भी बात समझिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट के साथ ही होमोसेपियंस का एक जगह पे कंटिन्यू टिक जाना, एक तरह से सेटल हो जाना, वो भी स्टार्ट हो गया था। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, आप समझिए, अगर सीड से हम प्लांट्स चाहते हैं तो इट टेक्स टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने सीड सो किया और नेक्स्ट डे आप उससे फ्रूट ले रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो इसके लिए टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ आपको उसकी केयर भी करनी पड़ती है। केयर करने का मतलब क्या है कि आपको उसके पास रहना पड़ेगा, राइट। तो पास में रहना मतलब कंटिन्यू एक जगह पे सेटल हो जाना। तो एक तरह से ह्यूमन आपकी सेटल्ड जो लाइफ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट है, ये तीनों चीजें याद रखिएगा मेसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर हो गई थी। लेकिन अगर हम बात करें सीरियल्स की, कि हमें सीरियल्स भी जो है वो उगाने की समझ आ गई थी, तो इसके लिए फिर हम कल्टीवेशन का वर्ड यूज कर रहे हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, ठीक है, प्रॉपर हम सीरियल्स को कल्टीवेट कर पा रहे हैं। तो ये इसके लिए फिर हम यूज करते हैं नियोलिथिक एज। डोमेस्टिकेशन वर्ड डिफरेंट है, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, प्रॉपर हमें सीरियल्स की समझ आ गई है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको क्या आंसर करना है, दैट इज नियोलिथिक एज, दैट इज न्यू स्टोन एज। Next is the earliest evidence of man in India is found in, yes, earliest evidences की बात करें वैसे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इवन 50,000 ईयर्स बिफोर भी जो है आपका होमोसेपियंस स्लोली इवॉल्व करना शुरू हो चुके थे। तो अर्लीस्ट एविडेंसेस ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत कम मिली हैं, क्योंकि ह्यूमन स्केलेटन जो रिमेन्स हैं वो बहुत कम मिले हैं। और ये माना जाता है कि होमोसेपियंस की जो इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन हुआ, वो प्लेस अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था, राइट। बट
50,000 ईयर्स अराउंड की बात करें हम, ठीक, तब से लेके इंडिया के अंदर जो हमें बेसिकली ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इतने साल पहले इंडिया में भी थे, तो वो आपका याद रखिएगा एक ही ऑप्शन है, दैट इज नर्मदा वैली, राइट। तो नर्मदा वैली के अंदर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमें ह्यूमन एविडेंसेस मिले हैं एंड इट इज फाउंड इन द वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ एमपी। अगर ये ऑप्शन ना हो नर्मदा, तो फिर हम अगर स्टेट्स के साथ ऑप्शंस दी होगी तो आप एमपी की बात कर सकते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1982 एंड नर्मदा मैन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ होमो इरेक्टस, और इसको हम होमो इरेक्टस नर्मदा मैन भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, सबसे पहला हमने कौन सा फूड ग्रेन जो है वो यूज किया था। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है बेटा, इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से करिएगा। अगर आप अलग अलग सोर्सेज देखेंगे वहां पे भी आपको इसके आंसर्स डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर बेटा कि पहला कौन सा फूड ग्रेन था या सीरियल था जिसको हमने यूज किया, देखो एग्जैक्टली तो अब नहीं पता है ना कि क्या था, नहीं कोई भी बता सकता, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में क्या है, द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन। मोस्ट एक्सेप्टेबल कैसे होता है, जिसके साथ रिलेटेड हमें ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस मिली होंगी, राइट। तो इसको ना एक्चुअली बार्ले को काउंट किया जाता है, हाँ। So barley is the most accepted answer. It was cultivated in 8000 BC around, ठीक है, and rice and wheat is considered to have been cultivated later. राइस और व्हीट बाद में कहीं कल्टीवेशन हुई है, लेकिन अगर आप अदरवाइज सीरी में देखें तो if two options are given in choice then accepted is wheat and barley. तो याद रखिएगा कि आपको कई बुक्स में wheat मिलेगा बेटा आंसर, ठीक है। कई आंसर्स की बुक्स अगर आप एमसीक्यूज भी देखेंगे तो वहां पे आपको वीट मिलेगा, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। लेकिन मैंने बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो देखे और वहां से मोस्ट एक्सेप्टेबल मुझे बार्ले मिला बेटा, राइट। तो एक तरह से बार्ले के बाद बेटा वीट और उसके बाद कहीं ना कहीं राइस। अब एग्जैक्टली डेट्स नहीं पता, कहीं पे राइस की भी बात होती है, लेकिन अब हम क्या करें अगर इस तरह की कंफ्यूजन आ जाए, तो ऑब्वियसली हमें मोस्ट एक्सेप्टेबल पार्ट को ही जो है वो याद करना चाहिए। तो बार्ले को याद रखिएगा अगर सिंगल बोला जा रहा है, और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं ऑप्शन दी हो बार्ले एंड व्हीट और एक जगह पे आपको ऑप्शन दी हो बार्ले एंड राइस, ठीक है बेटा। तो यू गो फॉर बार्ले एंड व्हीट, बार्ले एंड राइस के लिए मत जाइएगा, व्हीट एंड राइस को भी टिक मत करिएगा अगर दो ऑप्शंस दी हुई हैं एंड करके। तो बार्ले एंड व्हीट अगर इकट्ठा हो तो वील एक्सेप्ट दिस वन, और अगर जिस तरह से ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है इसमें सिर्फ एक ही दी हुई है फूड ग्रेन, तो फिर हम करेंगे बार्ले को एक्सेप्ट। याद रखिएगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन मैंने देखा है। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। एग्रीकल्चर की हमारी अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो याद रखिएगा, अब हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक की बात कर रहे हैं, इंडस वैली की बात नहीं कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं लिखा क्योंकि हमें हेडिंग में ही हमें पता है कि हम स्टोन एज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अगर स्टोन एज के रेफरेंस से बात की जा रही है तो मेहरगढ़ को याद रखिएगा। एग्जैक्टली अगर आप इतना भी लर्न कर लेना तो भी आपके एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे एग्जाम में। तो मेहरगढ़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बच्चे, इसको लेके अक्सर क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्रीकल्चर की आपकी अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर बात हो रही है स्टोन एज के अंदर, तो हम किसको लेते हैं, मेहरगढ़ को लेते हैं। एंड ये कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, दैट इज इन पाकिस्तान। Next, name the site which has revealed the earliest evidence of settled life. Earliest evidence of settled में भी हम किसको काउंट करते हैं, मेहरगढ़ को करते हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि मेसोलिथिक में अराउंड जो है सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आपको प्लेस की बात की गई है कि कहाँ पे जो है वो सेटल्ड लाइफ के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। दिस इज मेहरगढ़ and the site of Mehergarh has been extensively examined and the result shows that the habitation here began in around 7000 BC and there is also an evidence of the use of ceramics during this period. Ceramics का बर्तनों का भी यूज जो है वो रेफरेंस मिलता है अराउंड 7000 BC से हम इसको काउंट करते हैं और इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहता है मेहरगढ़। नेक्स्ट,
Which one of the following period is also known as Chalcolithic age? Very easy बेटा, Chalcolithic age जो है एक्चुअली ओवरलैप करती है। Chalcolithic, चालको का मतलब होता है बेटा कॉपर। तो क्वेश्चन हम करेंगे भी। तो सबसे पहली मेटल हमारी जो है, जो हमने डिस्कवर की, जिसका हमने यूज किया, वो था कॉपर, राइट। तो Chalcolithic पीरियड जो है वो आपका ओवरलैप करता है कहीं ना कहीं न्यू स्टोन एज के साथ, राइट, नियोलिथिक एज के साथ। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसको हम चालकोलिथिक एज बोलते हैं, तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज। नेक्स्ट, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन obtained फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट? अगेन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पे कि हमें स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के एविडेंसेस हमें मिले हैं एक ही जगह पे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज। मेगालिथ्स क्या है एक्चुअली? मेगालिथ्स को हम इन ऑप्शंस के बेसिस पे किसके साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो मेगालिथ्स हैं आपके बेटा बरियल साइट्स, जहां पे कि जो भी आपके कह लो कि डेड बॉडीज हैं उनको बरी करते थे। सो मेगालिथ्स आर द अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन मेड मॉन्यूमेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने क्या किया, मेगा क्या है? बड़ा साइज, लिथ क्या है? स्टोन, ठीक है। तो डेड बॉडीज को जो है वो दबा के, ठीक है, जमीन में उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रख दिए जाते थे, राइट। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक मॉन्यूमेंट बन गया, एक बिल्डिंग बन गई क्रूड फॉर्म के अंदर। तो इस वजह से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहली मैन मेड मॉन्यूमेंट्स आपको कहां पे मिली हैं, तो ये हम उसको मेगालिथ्स का नाम दे सकते हैं। सो दीज आर ह्यूज स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स इरेक्टेड टू मार्क बरियल साइट्स। बरियल साइट्स के आसपास जो है वो रख दिए जाते थे। अराउंड टाइम पीरियड क्या है? 3000 ईयर्स बैक है। एंड दिस प्रैक्टिस वाज कॉमन इन साउथ इंडिया, ज्यादातर साउथ इंडिया में, डेक्कन, कश्मीर और इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी इस तरह की प्रैक्टिस जो है पाई गई हैं। क्लियर? तो मेगालिथ्स जो है, अगर हम बात करें किस चीज के लिए मेगालिथ्स का रेफरेंस आता है, दैट इज मेनली फॉर बरियल, बरियल साइट्स के लिए आपको इसका जिक्र आता है, राइट। नेक्स्ट, एश माउंड इज एसोसिएटेड विद द नियोलिथिक साइट एट। तो एश को, ठीक है, राख, उसको लेके भी बड़े बड़े टीले है ना, माउंट्स बनाए गए, इस तरह के भी हमें एविडेंसेस मिली हैं। तो ये कहां से मिली हैं? दैट इज संगाना कालू। तो संगाना कालू क्या है? इट इज 8 किलोमीटर फ्रॉम बिलेरी इन कर्नाटका। तो अगर आपको ऐश माउंट को लेके ऑप्शन में कर्नाटका नजर आ जाए तो उसको टिक कर सकते हैं, बिलेरी नजर आ जाए तो उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन उससे भी अगर और स्पेसिफिक प्लेस की बात आ रही है, दैट इज संगाना कालू, राइट, जहां पे कि हमें माउंट्स मिले हैं ऐश के बने हुए, और ये टाइम पीरियड कौन सा है? दैट इज नियोलिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधिका इज फेमस फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेहरगढ़, विविधिका, कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, आपको बार बार पढ़ के वैसे ही याद हो जाएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस को ये आपके एरियाज हैंडल कर लेते हैं। सो विविधिका किस चीज के लिए फेमस है बेटा? रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। एक्सप्लेनेशन क्या है? दीज आर द सीरीज ऑफ रॉक शेल्टर्स। ये एक्चुअली रॉक्स शेल्टर है। रॉक शेल्टर क्यों? कि आपको पता है कि अर्लीस्ट मैन जो था वो कहां पे रहता था? रॉक्स में रहता था। तो रॉक्स के अंदर फिर कुछ पेंटिंग भी जो है वो बनाते थे, जो अभी उसके कुछ रिमेन्स आज तक भी जो है एक तरह से सर्वाइव कर पाए हैं, हम समझ पाए हैं उनको। सो दीज आर द सीरीज ऑफ रॉक शेल्टर्स इन द फुट हिल्स ऑफ, मेनली देखिए कौन सा एरिया है, ये भी याद कर लीजिएगा, विंध्यन रेंज, एंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ भोपाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एमपी, भोपाल, कुछ भी एरिया आपको आ जाए एग्जैक्टली, और विंध्यन रेंज कुछ भी ऑप्शन हो सकती है। तो ये सारा किसके साथ आप रिलेट करेंगे? विविधिका के लिए। और इनफैक्ट जो है ये एंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ भोपाल डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज अ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है ये एरिया। दैट कंसिस्ट ऑफ 7 हिल्स, जहां पे कि एक्चुअली क्या है, ये 7 हिल्स हैं, एंड ओवर 750 रॉक शेल्टर्स, और इस तरह के 750 रॉक शेल्टर्स हैं जहां पे कि आपको रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं। एग्जैक्ट प्लेस कौन सी है? विविधिका। इसको विविधिका पेंटिंग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट,
Which of the following places is famous for prehistoric painting? देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बोला जा सकता है, तो prehistoric paintings हैं क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं पता है हमें, so this is again Bhimbetka. इतना ही सिर्फ आपने लर्न करना है. नेक्स्ट, वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? यस, अब भीमबेटका की केव जो है वो हमें कहाँ पे मिली है? वैसे हम इसको कर चुके हैं, अभी हमने बात करी है भोपाल की, अभी हमने बात करी विंध्यन रीजन की, लेकिन मान लीजिए कि हमें अब यहाँ पे भोपाल भी नजर आ रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट प्लेस दी गई है. मैंने आपको अभी बताया कि एमसीक्यूज के अंदर आप सिर्फ रट्टा मार के आंसर नहीं कर सकते कि भोपाल आ गया तो भोपाल को टिक करिए. देखिए अब यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है अब्दुल्ला गनी रायसीन, नॉट भोपाल. क्यों? क्योंकि ये इससे भी स्पेसिफिक आंसर है, राइट? ये इससे भी ज्यादा स्पेसिफिक आंसर है. भीमबेटका अब्दुल्ला गनी रायसीन जो है ये आपका स्पेसिफिक आंसर है. तो फर्स्ट वी विल गो फॉर दिस, याद रखिएगा. और अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर हम बात करेंगे भोपाल की. तो इस वजह से थोड़ा सा जो अगर आपके न्यू कमर हैं वो लोग भी समझ लीजिए कि थोड़ा सा चीजों को डेप्थ में करना चाहिए जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें, तभी आप कर पाएंगे. अदरवाइज आप कहेंगे कि हमने तो किया था जी, ये आंसर कैसे गलत हो गया, राइट? और जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एमसीक्यूज में कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता. आपको सारी की सारी ऑप्शंस को अच्छे से वे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको टिक कर सकते हैं. क्लियर हो रहा है? आई थिंक. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ डॉग? ये बात भी बहुत ज्यादा आती है. अलॉन्ग विद ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल. तो ऐसे भी हमें जो है साइट्स मिली हैं जहां पे कि ह्यूमन जो स्केलेटन है उसके साथ साथ डॉग के स्केलेटन भी मिले हैं. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस एक ही है, अगर आप ऑप्शन में जाएंगे, दिस इज बुर्जहोम. अब इसको लर्न करिए. बुर्जहोम एक ऐसी प्लेस है जहां पे कि हमें डॉग के स्केलेटन भी मिले हैं. It is located in Kashmir Valley of Jammu Kashmir. It had 4 phases of cultural significance. तो ये कहाँ पे है बुर्जहोम? जम्मू कश्मीर, राइट? कश्मीर वैली के अंदर. इनफैक्ट बुर्जहोम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर 4 फेजेस हैं इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है. कैसे? फ्रॉम 3000 to 1000 BC. पीरियड 1 and 2 रिप्रेजेंट्स न्यूलिथिक एरा. न्यूलिथिक एरा के यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं. पीरियड 3 के अंदर इनफैक्ट हमें मेगालिथिक एरा के भी जो है एविडेंसेस मिले हैं. एंड पीरियड 4 में हमें पोस्ट मेगालिथ, उसके बाद के टाइम पीरियड के भी एविडेंसेस मिले हैं. दैट इज एट बुर्जहोम. Next, the evidence of burying the dog with human body is found from which of the following places? उसी बात को ऐसे ही पूछा जा सकता है. Again answer is बुर्जहोम. मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए हैं, एक्चुअली मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको समझ आए कि एक ही बात को अगर डिफरेंट फॉर्म में पूछा जाए तो भी आंसर हमारा सेम ही है, बिकॉज डॉग की एविडेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट, द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम. इनिशियली ये माना गया है कि पहले तो जैसे कि हम केव्स में रहते थे, है ना, केव ड्वेलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब हमने सेटल होकर रहना शुरू किया तब ये माना जाता है कि हम कोई घर नहीं बनाते थे. इनफैक्ट कोई गड्ढा जो है वो बना के, पिट को बना के उसके अंदर जो है वो हम रहते थे, और उसके आसपास अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ पत्थर रख लिए जाते थे. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पिट ड्वेलिंग. एक तरह से आम भाषा में कहें तो एक खड्डा बना के उसके बीच में रहना. तो ऐसे एविडेंसेस हमें कहां से मिले हैं? अगेन बुर्जहोम, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द these departments or ministries deals with the archaeological survey of India as an accessory office? एक जनरल सा क्वेश्चन है. अगर हम बात करें कि आर्कियोलॉजी जो है ये कौन से गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो याद रखिएगा दिस इज अंडर कल्चर, राइट? नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड? ह्यूमन म्यूजियम जो है, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, थोड़ा रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं. दिस इज लोकेटेड एट भोपाल. सो इस तरह से बेटा ये हमारे इंपॉर्टेंट 22 क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में, और इस वीडियो की लेंथ में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहती, तो इसके लिए मैं जो अगला मटेरियल है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे. तो तब तक आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और इसके साथ रिलेटेड आपको अगर मटेरियल चाहिए है तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है. आप क्या करिए, प्ले स्टोर में जाके एक ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, दैट इज ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट? और उसको डाउनलोड करने के बाद
आप अगर हो सके तो एक मोबाइल नंबर पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, दैट इज आप नंबर नोट कर लीजिए 7973865470। रिपीट कर रही हूं 7973865470। तो प्लीज आप इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर लूंगी, जिससे कि आपको इसके साथ जो भी मटेरियल रिलेटेड है वो वहां पे मिल जाएगा। अगर आप एडिशनल और मटेरियल भी चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं, वो भी मैं आपको ऐप पे इजीली प्रोवाइड कर दूंगी बेटा। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो की लेंथ को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आगे कवर करने जा रही हूं फर्दर क्वेश्चन को। ठीक है, तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।